सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा हार्दिक स्वागत। आप सभी का आभार। और पिछले 2 दिनों से हम लाइव कक्षाएं ले रहे थे, लेकिन किसी कारणवश कल लाइव कक्षा नहीं लेनी हुई। और आज भी जो हमारा दूसरा जो चैनल है उसके ऊपर हमने आज क्लास ली, तो उसके संदर्भ में थोड़ा समय का अभाव रहा और बच्चों को भी हम सूचित नहीं कर पाए। इसलिए आज हमने अपने वही पिछले मोड पर, रिकॉर्डेड मोड के ऊपर एक क्लास आप यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन, एक आग्रह करूँगा कि आज की जो हमारी जो कक्षा है वह पत्र व प्रारूप लेखन के ऊपर होगी। और उसमें आज हम केवल एक ही बिंदु का अध्ययन करेंगे, और वह बिंदु कौन सा है? अर्थशास्त्रीय पत्र। अर्थशास्त्रीय पत्र के संदर्भ में जो बातें आपको जाननी चाहिए हम उनका अध्ययन भी आज पूरा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका ये जो बिंदु है, जो पत्र व प्रारूप लेखन का, जिसमें 5 जो प्रारूप लेखन है वो आपके दिए गए हैं। अर्थशास्त्र के जो पत्र हैं वो हैं, इसके अलावा निविदा है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, अधिसूचना है। तो ये कुल 5 प्रकार के जो प्रारूप हैं वो आपको दिए गए हैं, और इनमें से आपका 4 अंक का या 4 अंक भार का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें किसी भी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इसके बारे में कोई 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो नहीं होगा। एक आपसे प्रारूप लेखन पूछा जाएगा, कोई प्रश्न आपके सामने दिया हुआ रहेगा, और उसके माध्यम से आपको ये बताना है, ये लिखना है कि इसमें किस प्रकार से आपको संबोधन कहाँ पे लिखना है, आपको पत्र क्रमांक कहाँ पे लिखना है, दिनांक कहाँ पे लिखनी है। इसके साथ ही उसका जो समापन करते हैं, तो समापन करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में बात करने से पहले एक थोड़ी सी जो मोटा मोटी जो जानकारी है वो मैं आपको उपलब्ध करवाना चाहूँगा कि ये जो पत्र हैं, जिन्हें अपन खत भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे लेटर भी कहा जाता है। और ये जो पत्र हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पत्र होते हैं वो तो होते हैं औपचारिक पत्र। एक जो पत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। और दूसरे जो पत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। दूसरे जो पत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में देखिए, नाम से पता चल रहा है कि इसमें केवल एक औपचारिकता होती है। इसमें क्या होती है कि औपचारिकता होती है, इसमें किसी भी प्रकार का अपनत्व नहीं होता है। औपचारिक जो पत्र होते हैं, अंग्रेजी में इसको फॉर्मल लेटर भी अपन बोल सकते हैं, सरकारी पत्र भी बोल सकते हैं, शासकीय पत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो पत्र होते हैं ये सरकारी कार्यालयों में या गैर सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। ये अपने किसी सगे संबंधी को नहीं लिखे जाते हैं, और इसमें अपनत्व का जो पुट होता है वो इसके अंदर नहीं होता है, केवल एक दिखावा मात्र होता है। अब ये दिखावा मात्र कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने विद्यालय में कभी भी किसी छुट्टी के संदर्भ में अपने प्रधानाचार्य जी को कोई प्रार्थना पत्र लिखा होगा। तो ये जो प्रार्थना पत्र है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कार्यालय में लिखा जा रहा है, एक बच्चे के द्वारा लिखा जा रहा है। तो ये जो पत्र है ये किसकी श्रेणी में आ जाएगा? औपचारिक की श्रेणी में आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये किस प्रकार का पत्र है? ये शासकीय पत्र है। ये किस प्रकार का पत्र है? ये सरकारी पत्र है। अब बच्चे को आवश्यकता है छुट्टी की। बच्चे को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से उसका कोई अपनत्व नहीं है। उसको जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है छुट्टी। तो वह छुट्टी के लिए क्या करेगा? एक प्रार्थना पत्र लिखेगा, और उस प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का अपनत्व का जो कूट है उसमें नहीं रहेगा। उसको केवल अपने काम से मतलब है। औपचारिक जो पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र में किससे मतलब होता है? काम से। किससे मतलब होता है? काम से मतलब होता है। जबकि जो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति विशेष से संबंध होता है, एक व्यक्ति विशेष से क्या होता है? लगाव होता है। व्यक्ति विशेष से लगाव होता है, व्यक्ति से अपनत्व की भावना होती है। ये जो लगाव होता है ये अपने किसी रिश्तेदार के प्रति, ये अपने किसी सगे संबंधी के प्रति, ये किसी मित्र के प्रति होता है, या किसी अपने जो प्रियजन होते हैं उनके प्रति होता है। तो कहने का मतलब इनको जो पत्र लिखे जाते हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो अपने सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, प्रियजन हैं, इनको जो पत्र लिखे जाएंगे तो उनमें क्या रहेगा? उससे व्यक्ति विशेष से एक लगाव रहेगा, एक अपनत्व रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होगी। इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो देखते हैं अन जोड़ औपचारिक, यानी अन यानी नहीं है। अन का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं है। अन का मतलब है नहीं है क्या? औपचारिकता। इसमें औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? लगाव है, अपनत्व है।
यहाँ से एक जुड़ाव है, वो जो भावना अपने को देखने को मिलती है। तो वो जो पत्र होंगे वो कौन से पत्र होंगे? अनौपचारिक। लेकिन जिसमें केवल काम से मतलब है, जिसमें आपने किसी प्रकार कोई लगाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई अपनत्व नहीं है, तो वो जो पत्र होते हैं वे पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और ऐसे पत्रों को हम शासकीय या सरकारी पत्र भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो सिलेबस में जो लगा हुआ है जो पत्र, वो कौन सा है? अर्थशासकीय पत्र है। अब यहाँ से पारिभाषिक जो शब्दावली उसका भी प्रश्न पूछा जाता है, और हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्रीय जो पत्र होते हैं उनको डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया है कि डेमी ऑफिशियल जो लेटर है वो किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्रीय जो पत्र होते हैं उनको कहा जाता है। इसके अलावा जो चार मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने ज्ञापन बताया था आपको, तो ज्ञापन की जो पारिभाषिक शब्दावली है उसके लिए हम मेमोरेंडम शब्द कहाँ मिलेंगे? मेमोरेंडम। कौन सा शब्द कहाँ मिलेंगे? मेमोरेंडम शब्द कहाँ मिलेंगे? यदि आ जाता है कि विज्ञप्ति, कि विज्ञप्ति के लिए यदि हम पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो इसे कहा जाता है प्रेस रिलीज। क्या कहा जाएगा? प्रेस रिलीज। यदि हम बात करें निविदा की, आपने भाषा बोला ना कि ठेका देना, तो उसको बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं? टेंडर देना। क्या देना? टेंडर देना। इसके अलावा एक आता है अपनी अधिसूचना। क्या आता है? अधिसूचना। तो अधिसूचना के लिए हम कौन सा शब्द कहाँ मिलेंगे? नोटिफिकेशन। क्या कहाँ मिलेंगे? नोटिफिकेशन। और आपको ये पता है कि जो अधिसूचना होती है वो किस में प्रकाशित होती है? राजपत्र में। किस में प्रकाशित होती है? राजपत्र में। ये राजपत्र या तो भारत सरकार का होगा या फिर किसका होगा? राज्य सरकार का। और इस राजपत्र के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है पारिभाषिक शब्दावली के रूप में वो होता है गजट। कौन सा होता है? गजट। ठीक है। और इसी से शब्द बनता है फिर गजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी। तो ये पारिभाषिक शब्दावली के कुछ प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं। हम अध्ययन कर रहे थे कि अर्थशास्त्रीय अर्थ क्यों है, आधा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो पत्र लिखे जाते हैं ये किसी कार्यालय के द्वारा लिखे जाते हैं। ये जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? किसी कार्यालय के द्वारा लिखे जाते हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? अपनत्व का पुट रहता है। क्या रहता है? अपनत्व का पुटे रहता है। और अपनत्व का पुट रहने के कारण यह हमको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो पत्र होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। ये पत्र होते हुए कैसे लिखे जाते हैं? व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। हालांकि लिखे तो कैसे जाएंगे? कार्यालय की ओर से। लिखे तो किसे जाएंगे? एक कार्यालय की ओर से। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं कि जिस संबंधित अधिकारी को हम लिख रहे हैं उनसे हमारा एक प्रकार का जुड़ाव रहता है। और ये जो अर्थशास्त्रीय जो पत्र होते हैं उन अर्थशास्त्रीय पत्रों को लिखने का जो प्रमुख उद्देश्य वो क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा विषय है, उस विषय के ऊपर आप संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, यानी संबंधित विषय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, संबंधित जो विषय है उस संबंधित विषय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए क्या लिखे जाते हैं? अपने अर्थशास्त्र के पत्र लिखे जाते हैं। या ये कहें कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, किसके लिए? विचारों के आदान प्रदान के लिए भी क्या होगा? ये अपने जो अर्थशास्त्र के पत्र हैं वो लिखे जाएंगे। या ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी के ऊपर किसी की राय जानने के लिए, मान लीजिए कोई भी निर्णय है या कोई भी डिसीजन है उसके ऊपर संबंधित जो अधिकारी है उस संबंधित अधिकारी की राय जानने के लिए भी लिखे जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संबंधित जो अधिकारी होता है, संबंधित जो अधिकारी होता है उस संबंधित अधिकारी की राय जानने के लिए, संबंधित जो अधिकारी है उस संबंधित अधिकारी की जो राय है उस राय जानने के लिए क्या किया जाता है? ये जो अर्थशास्त्रीय पत्र है वो लिखे जाते हैं। यानी किसी विषय के ऊपर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसी के विचार जानने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि संबंधित जो अधिकारी है, ये संबंधित अधिकारी है उसके ऊपर क्या निर्णय ले रहा है उसके लिए। और मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें विलंब हो रहा है तो उस कार्य को शीघ्र से अतिशीघ्र करने के लिए, कोई भी कार्य जिसमें विलंब हो रहा है तो उस कार्य को शीघ्र से अतिशीघ्र करने के लिए भी क्या किया जाता है कि अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं वो अर्थशास्त्र के पत्र लिखे जाते हैं। यानी किसी कार्य को, और वो कार्य कौन सा? कार्य कौन सा? किसी कार्य यदि जिसमें विलंब हो रहा है, जिसमें विलंब हो रहा है, जिसमें विलंब हो रहा है उस कार्य के संदर्भ में ये कहूंगा कि उसको शीघ्र से अतिशीघ्र करने के लिए, शीघ्र से संपन्न करने के लिए उस अधिकारी की राय जानी जाती है
या उस अधिकारी का जो ध्यान है वो आकर्षित किया जाता है, जिससे संबंधित अधिकारी उसके ऊपर फैसला रहता है और जो कार्य होता है वो संपन्न किया जाता है। तो ये है अपना अर्थशास्त्र के पत्र, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो पत्र होते हैं ये उत्तम पुरुष एकवचन में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? उत्तम पुरुष शैली में, और उसमें भी कौन से में? एक वचन में लिखे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा भाई। उत्तम पुरुष से एक वचन में ये प्रश्न लिखे जाते हैं। ये जो मैंने जानकारी आपको दी है ये कक्षा 12 अनिवार्य में जो आप अर्थशास्त्र के जो पत्र लिखेंगे उसके संदर्भ में दी है, और आपको केवल पत्र लिखना है। तो उस पत्र का जो प्रारूप कैसा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और उसके माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे हैं इसका आसानी से उत्तर दे सकें और आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकें और अपने जो 4 अंक हैं वो आसानी से प्राप्त कर लें। तो देखिए अब हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के पत्र का, और जब हम इसका अध्ययन करेंगे एक परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी जो परीक्षा है उनके दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे, तो हम इसका पूरे से विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इसमें किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पुटअप किए जा सकते हैं, किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो केवल इतना ही है कि ये जो अर्थशास्त्र के जो पत्र हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पत्र लेखन का मैं एक प्रारूप आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये जो प्रारूप है इस प्रारूप को आप अच्छे से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से यदि आप पत्र लिखेंगे तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की भाषा हो उस भाषा के साथ आप आसानी से खेल सकते हैं और उस भाषा के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र लिखते समय सबसे पहले बीच जो सेंटर है, बीच जो केंद्र है, यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर लिख देना है राजस्थान सरकार। क्या लिख देना है? राजस्थान सरकार। यदि मामला भारत सरकार का है तो आप ऊपर क्या लिख देंगे? भारत सरकार। ये आपको कहाँ पे लिखना है? एकदम बीच में। कहाँ पे लिखना है? एकदम बीच में लिखना है। कोई भी जैसे प्रश्न है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जो सरकारी जो विद्यालय होते हैं उन सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती रहती है। अब मान लीजिए कि अपने जो शिक्षा सचिव महोदय हैं, कौन है? शिक्षा सचिव महोदय हैं, और उन शिक्षा सचिव महोदय के द्वारा ये चाहा गया है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए। तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आयुक्त हैं, तो उनके नाम एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए शिक्षा सचिव, किसके द्वारा? शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार, शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार की ओर से लिखा जा रहा है। शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार की ओर से पत्र लिखा जा रहा है, और किसको लिखा जा रहा है? तो आयुक्त को। किसको लिखा जा रहा है? मान लीजिए आयुक्त को लिखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य जो विभाग है उस स्वास्थ्य विभाग के जो आयुक्तालय हैं उनको ये जो पत्र है अर्थशास्त्र के जो पत्र हैं वो लिखा जा रहा है, और उनसे ये मांग की जा रही है कि जितने भी जो सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए। तो इसके लिए एक अर्थशास्त्र की जो पत्र है वो लिखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पत्र लिखते समय आपने को एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें 2 भाग होते हैं। ये जो बाई साइड होता है वो तो जो भाग कहलाता है वो तो कहलाता है बायां भाग। क्या कहलाता है? बायां भाग। जैसे मान लीजिए ये एक ये मान लीजिए ये एक अपना पेपर है, ये अपना कागज है, ठीक है। तो इसका हम विभाजन कर लेते हैं 2 भागों में। ये जो भाग है ये तो क्या कहलाएगा? बायां भाग। और ये जो भाग है ये भाग क्या कहलाएगा? दायां भाग। एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि बायां भाग कौन सा है, दायां भाग कौन सा है। एक तो हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये इस साइड वाला जो है जो मेरी तरफ इस समय आपको दिखाई दे रहा है ये बायां है, और ये कौन सा है? दायां है। एक तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पत्र होता है उस पत्र में 2 व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है। एक तो होता है पत्र लिखने वाला, एक तो कौन होता है? पत्र लिखने वाला, और एक वो व्यक्ति होता है जिसको पत्र लिखा जा रहा है और वो पत्र को क्या करता है? प्राप्त करता है। पत्र प्राप्त करने वाला। 2 व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है
पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं प्रेषक। उसको क्या बोलते हैं? प्रेषक। पत्र लिखने वाले व्यक्ति को प्रेषक बोलते हैं। और इसके लिए जो पारिभाषिक जो शब्दावली है वो कहाँ मिली जाती है? वो होते हैं सेंडर। आपने मोबाइल चलाया होगा और उसमें एक ऑप्शन आता है सेंड। सेंड करना यानी भेजना, सेंड करना यानी भेजना। और सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। सेंडर का मतलब कौन होता है? भेजने वाला। तो पत्र को भेजने वाला या पत्र को लिखने वाला वो क्या कहलाता है? सेंडर कहलाता है। हिंदी में इसके लिए जो शब्द काम में लिया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रेषक। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे कि पत्र प्राप्त करने वाला। पत्र प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेषिती। उसको क्या बोलते हैं? प्रेषिती। ये ध्यान रखना, प्रेषक भेजने वाला है और प्रेषिती कौन है? पत्र को प्राप्त करने वाला। क्योंकि इन दो नामों का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे, आपको एक असमंजस की स्थिति हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बायां भाग कौन सा है, दायां भाग कौन सा है, प्रेषक क्या है और प्रेषिती क्या है। तो प्रेषिती के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है हम उसको रिसीवर बोल देंगे या फिर उसको बोलेंगे एड्रेसी। ADDRESS और डब्ल्यू, एड्रेसी। एड्रेस यानी पता और एड्रेस यानी उस पते पर कौन उसको प्राप्त कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो पत्र को प्राप्त कर रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रेषिती। अंग्रेजी में उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाएगा वो कौन सा होगा? एड्रेसी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो बातें हैं, बायां भाग कौन सा है, दायां भाग कौन सा है। इसके अलावा पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाता है। और पत्र प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है? प्रेषिती कहलाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो अर्थशास्त्र की जो पत्र होता है उस पत्र का जो प्रारूप होता है वह किस प्रकार का होता है, तो उस प्रारूप लेखन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ऊपर तो आपको क्या लिखना है? राजस्थान सरकार। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग राजस्थान सरकार से आएंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, सीबीएसई का पैटर्न आपके है नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो राजस्थान सरकार के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो आप जब अर्थशास्त्र के पत्र लिखोगे तो आपको बीचों बीच क्या लिखना है? लैंग्वेज मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर जो शिक्षा सचिव होते हैं उनके द्वारा लिखा जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, और आयुक्तालय हैं स्वास्थ्य व सुरक्षा विभाग, उनको ये लेटर है वो लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको 20 सेंटर में आपको क्या लिखना है? राजस्थान सरकार। उसके पश्चात आप क्या लिखेंगे? बाई साइड में। अब ये जो पहली पंक्ति थी इस पहली पंक्ति को आपको पूरी तरह से खाली रखना है। बस केवल राजस्थान सरकार आपने लिख दिया, इसके पश्चात आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। लाइन हो सकता है कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान सरकार के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, ये हमने बीच में लिखा है, न बाई साइड में लिखा है न दाई साइड में लिखा है, केवल पूरी एकदम बीच सेंटर में लिखा है। बाई दिशा में आप आएंगे और यहां पर लिखेंगे आप प्रेषक का नाम। प्रेषक का नाम। अब ये प्रेषक कौन है? तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेषक कौन होता है? पत्र को लिखने वाला या पत्र को भेजने वाला। तो यहाँ पर पत्र कौन भेज रहा है? तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पत्र भेज रहा है शिक्षा सचिव। कौन भेज रहा है? शिक्षा सचिव। उस शिक्षा सचिव का नाम क्या है वो नाम आपको लिखना है। यदि आपको नाम का पता है तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, और यदि आपको नाम का पता नहीं है तो आप यहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं, कह कह के कुछ भी लिखे सकते हैं। नीचे आप लिखोगे उसका पद। नीचे आपको क्या लिखना है? पद। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। ऊपरी ऊपर आप क्या लिखोगे? प्रेषक का नाम क्या है, उसके नीचे लिखोगे कि उस प्रेषक का जो पद है वो पद क्या है, कौन से पद के ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि पद में आप लिख दोगे शिक्षा सचिव। यहाँ पर क्या लिख दोगे? शिक्षा सचिव। एक बार आपको प्रारूप बता रहा हूँ, उसके बाद में हम एक जो अर्थशास्त्र के पत्र हैं वो लिख कर भी देखेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। ये हो गया बाएं साइड में। बाएं तरफ क्या लिखना है? अब देखिए दाएं तरफ क्या लिखना है। तो सीधा आप दाएं तरफ आ जाइए, जहां पे आपने प्रेषक का नाम लिखा था उसमें आपको क्या लिखना है? प्रेषक के कार्यालय का नाम। प्रेषक के कार्यालय का नाम। प्रेषक के कार्यालय का नाम। कि प्रेषक का जो कार्यालय है वो कार्यालय कौन सा है, उस कार्यालय का आपको नाम लिखना है। उसके पश्चात नीचे की जो पंक्ति है जहां पे पद लिखा था उसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्रेषक का जो कार्यालय है उस प्रेषक के कार्यालय का पता, कि ये जो उसका जो कार्यालय है ये कार्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में जो जानकारी लिखेंगे उसके नीचे की पंक्ति में आप लिखेंगे। इसके पश्चात आपको लिखना है दिनांक। ये जो पत्र है ये किस दिनांक को लिखा जा रहा है, तो इसका उल्लेख आप इसके नीचे कर देंगे। दिनांक के बाद में आपको लिखना है पत्र का क्रमांक। तो पत्र का क्रमांक को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, और फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 ऑब्लिक, और उसके बाद आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 2024
25 ये लिखिए, ये आपका हो गया क्या, पत्र क्रमांक। इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। दिनांक आप कौन से लिख रहे हैं, तो जिस दिन जिस तारीख को आप वो पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आपको यहाँ पर लिखे देनी है। और परीक्षा में जब बच्चे परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा की जो तिथि है वो परीक्षा की तिथि आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो ये हो गया। यहाँ पर हमने 4 पंक्तियां लिखी हैं, यहाँ पर हमने कितनी पंक्तियां लिखी हैं, 2 पंक्तियां। अब ये जो 2 पंक्तियां हैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल पूरी तरह से खाली छोड़ देना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके नीचे जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते समय हम विषय का उल्लेख करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं उन अर्थशास्त्र के पत्र में विषय सामान्यतः नहीं लिखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा नहीं लिखा जाता है, सामान्यतः ये देखा जाए तो जो विषय होता है वो विषय अर्थशास्त्र के पत्र में नहीं लिखा जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई गंभीर मामला है, कोई ऐसा काम है जिसमें अपनी जरूरी है, मजबूरी है लिखना है, तो हम वहां पर विषय लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है वो विषय नहीं लिखा जाता है। तो अपने को भी ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें अब विषय नहीं लिखना है। नहीं लिखे तो ही ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रावधान है वो प्रावधान यही है कि जो विषय होता है उस विषय का जो उल्लेख होता है वो सामान्यतः नहीं लिखा जाता है। विषय जो होता है वो क्या होता है, सामान्यतः नहीं लिखा जाता, सामान्यतः नहीं लिखा जाता। जब नहीं लिखा जाता तो आपको भी नहीं लिखना है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं जरूरी मजबूरी है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आप उसका प्रयोग न करें। ये यहाँ पर हो गया। अब इसके पश्चात यानी ये पंक्ति आपने नहीं लिखी है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके नीचे चलिए, यहां पर आपको लिखना है संबोधन। यहां पर आपको क्या लिखना है, संबोधन। तो प्रार्थना पत्र में हम जो संबोधन लिखते हैं वो संबोधन किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये जो संबोधन है, संबोधन के लिए आपको क्या लिखना है। प्रार्थना पत्र में हम देखते हैं कि जैसे महोदय लिखते हैं, मान्यवर लिखते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो पत्र हैं, इन अर्थशास्त्र के पत्रों को लिखते समय आपको जो शब्दावली काम में लेनी है उसमें आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर कोष्टक में लिख रहा हूँ, यहाँ पे यानी ये आगे लिख रहा हूँ, चलो मैं ये यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ। तो आपको लिखना है प्रिय श्री। क्या लिखना है, प्रिय श्री। ये जो शब्द है ये किसका बोध कराते हैं, अपनत्व का बोध कराते हैं। इनसे हमें पता चल जाएगा कि ये जो पत्र हैं इनमें व्यक्तित्व का पुट है, अपनत्व का पुट है, ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जा रहे हैं। प्रिय श्री के बाद में आपको क्या करना है, उनका जो उपनाम है उस उपनाम को, पूरा नाम नहीं देकर आपको क्या देना है, उपनाम। अब देखिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डॉट डॉट लगा दिया। ये डॉट डॉट क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो उपनाम है ये संबंधित जो व्यक्ति होता है ये अपने हाथ से लिखता है। बाकी जो मैटर है उसको टाइपिंग किया जाता है, टाइप किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है यानी जो प्रेषित है उसका जो नाम है, उसका जो उपनाम है, वो उपनाम क्या किया जाएगा, अपने हाथ से लिखा जाएगा जो व्यक्ति लिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे किसको लिखा, आयुक्त को, और आयुक्त का जो भी नाम है तो वो नाम है, उसको पूरा नाम नहीं लिखकर आप क्या लिखेंगे, केवल उसका निक नेम लिखेंगे, केवल आप उसका उपनाम लिखेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि जैसे प्रिय श्री, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पारिक जी लिख दिया, चलो कुछ भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, प्रिय श्री पारिक जी लिख दिया, प्रिय श्री वर्मा जी लिख दिया, प्रिय श्री शर्मा जी लिख दिया, प्रिय श्री और कुछ भी जैसे मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, यदि आप यहाँ पर जी लगा लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप निक नेम लगाए छोड़ देते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आप पूरा का पूरा जो मैटर है वो हाथ से लिख कर आएंगे, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो चीज है आपको हाथ से लिखनी है। तो इसके लिए एक तरीका है, या तो आप उस निकनेम को रेखांकित कर दीजिए या उसके नीचे आप क्या कर दीजिए, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। दोनों में से एक तरीका आपको अपनाना है, और इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि वास्तव में बच्चे को विषय की जानकारी है, बच्चे को ये पता है कि ये जो निकनेम है वो क्या किया जाएगा, हाथ से लिखा जाएगा। तो ये जो 3 चीजें हैं ये हाथ से लिखी जाएंगी। एक तो जो संबोधन है ये लिखा जाएगा, उसके पश्चात जब हम समापन करेंगे तो नीचे की तरफ हम लिखेंगे कि सादर या सहप्रेम, ये लिखा जाएगा। इसके पश्चात जब नीचे की तरफ जब अपन प्रेषित का नाम लिखते हैं तो वो प्रेषित का नाम है वो भी किसे लिखा जाएगा, अपने हाथ से लिखा जाएगा। इन 3 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये 3 चीजें हैं वो अपने हाथ से लिखी जाएंगी, वहां पर उनको टाइप नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इतना आपको मैटर समझ में आ गया। प्रेषक का नाम, प्रेषक का पद, उसके पश्चात दाएं तरफ चलेंगे तो प्रेषक का कार्यालय का नाम, प्रेषक के कार्यालय का पता, दिनांक और अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक कौन सी है, इस प्रकार से आप उसका उल्लेख कर देंगे। विषय है उसकी जानकारी आपको देनी नहीं है, उसका कोई उल्लेख आपको करना नहीं है। उसके पश्चात संबोधन है, तो संबोधन में आपको मैंने बता दिया कि प्रिय श्री, और यदि कोई महिला है तो आप उसके लिए सुश्री, और यदि विवाहिता है तो उसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, श्रीमती।
इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। और उसके आगे जो मैंने बता दिया कि जो भी उसका निकनेम है उसको आपको बताना है और यहाँ पे आपको अल्पविराम का प्रयोग कर देना है, इतना आपको करना है। उसके पश्चात नीचे आपको चलना है और नीचे का ये जो भाग है उस भाग में आपको 2 या 3 पंक्तियों में आपको क्या लिखना है कि उस अर्थशास्त्र की जो पत्र है उस अर्थशास्त्र के पत्र की विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु का जो उल्लेख है उस विषय वस्तु का उल्लेख इस बीच के भाग में करना है। जो 2, 3, 4 पंक्तियां हैं जैसा भी आप लिख सकते हैं उसका आप अध्ययन कर लीजिए अच्छे से। और एक मैंने बता दिया कि एक अर्थशास्त्र के जो पत्र है वो आपको लिख कर भी बताया जाएगा। तो उसका जो विषय वस्तु है आपको किस प्रकार से लिखनी है, थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि जैसे ये संबोधन शब्द ऐसे नहीं लिखना, मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर संबोधन लिखना है। और संबोधन क्या लिखना है तो मैंने बता दिया प्रिय श्री या प्रिय सुश्री, और उसके बाद में उनका निकनेम लिखना है। नीचे आपको रेखांकित कर देना है या फिर क्या कर देना है, ऐसे डॉट डॉट कर देना है। विषय वस्तु में आपको ये लिखना है और बता देना है कि जैसा कि आपके विभाग के, जैसे हमने बता दिया कि जो शिक्षा विभाग के जो सचिव है वो लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं उनको लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जैसा कि प्रतिवर्ष आपके विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत जो छात्र हैं जो छात्राएं हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। और इन सरकारी विद्यालयों में जो गरीबों के बच्चे अध्ययन करते हैं जिसके कारण वे अपने स्वास्थ्य का परीक्षण समय पर नहीं करवा पाते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इन बच्चों के स्वास्थ्य के हितों का ध्यान रखते हुए इनका शीघ्र से अतिशीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए अपने संबंधित जो विभाग हैं उन विभाग के जो अधिकारियों हैं उनको आप आदेशित करने का प्रयास करें। और उसके नीचे आप लिख देंगे कि आशा है कि आप इस कार्य को शीघ्रता से करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का आप लिख सकते हैं कि आशा है कि इस कार्य में आप विशेष रूप से रुचि लेंगे, ये इसको शीघ्र से अतिशीघ्र समय पर संपन्न करवाने का प्रयास करेंगे, ये यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसके पश्चात यदि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वरना मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, ये यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा। ये इसके पश्चात आपको बाएं तरफ, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसमें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको नीचे की तरफ चलना ही, ध्यान रखना मैं इसको मिटा रहा हूं लेकिन आपको नीचे की तरफ चलना है। और नीचे की तरफ चलते हुए जैसे मैंने लिखा था कि आशा है कि, ठीक है, इसको भी मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया था कि अपना जो भाग पूरा हो गया था, बीच का जो भाग है आशा है कि, ये मैंने लिखा था आशा है कि इस कार्य को आप अविलंब पूर्ण करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सादर, क्या लिखना है, सादर ऑब्लिक सप्रेम, क्या लिखना है, सादर ऑब्लिक सप्रेम। तो ये जो है ये भी आपको क्या लिखना है, अपने हाथ से लेखन करना है। तो इसको भी आप ऐसे डॉट डॉट या रेखांकित कर देना, दोनों में से एक कर देना, दोनों नहीं करना, दोनों में से एक करना आपको। ये आपने इसका रेखांकन कर दिया। अब आप इस लाइन में अब जब आगे बढ़ेंगे इस पंक्ति में तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना आपको। अब उसके पश्चात नीचे की पंक्ति में दाहिनी तरफ आपको क्या लिखना है कि जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, जैसे शिक्षा सचिव महोदय लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, आपका, क्या लिखोगे, आपका। यदि कोई महिला लिख रही है तो वो क्या लिखेगी, भवदिया, किसका संबोधन करेगी, भवदिया का। और व्यक्ति है वो किसका संबोधन करेगा, आपका शुभेच्छु, क्या लिखेगा, आपका शुभेच्छु, आपका शुभेच्छु। या फिर इसमें से भी लिख सकते हैं भवनिष्ठ। तो भवनिष्ठ किसको लिखा जाता है, मान लीजिए अपने से जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनको जो शब्द काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, भवनिष्ठ। तो आप इतना कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो पेपर के अनुसार आपको पता भी नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा, तो आप तो इतना लिख दीजिए आपका, या फिर आपका शुभेच्छु भी आप लिख सकते हैं, केवल शुभेच्छु भी लिख सकते हैं। तो आप ये सबसे अच्छा रहेगा, आपका शुभेच्छु। और यदि कोई महिला ये पत्र लिख रही है तो वहां पर आप लिख देंगे भवदीय। इसके पश्चात नीचे की पंक्ति में आपको क्या करना है, अपने हस्ताक्षर, नीचे की पंक्ति में आपको क्या करना है, हस्ताक्षर। जैसे भी आपके हस्ताक्षर हैं वो घसीटी लिपि में आप हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर करने के पश्चात आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपना नाम। नाम किसका, जो व्यक्ति लिख रहा है जिसने अपने साइन किए, ये प्रेषक है। ये हस्ताक्षर किसके हैं, प्रेषक के हस्ताक्षर हैं, यानी जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, उस व्यक्ति के ये क्या है, हस्ताक्षर हैं। और नाम किसका लिखना है, प्रेषक का, नाम किसका लिखना है,
प्रेषक का नाम आपको यहाँ पे लिखना, केवल नाम लिखना है। ये 3 ही बातें यहाँ पे लिखी जाएंगी, एक तो आपका शुभेच्छु, एक हस्ताक्षर और एक हस्ताक्षर करने वाले का नाम। बस नाम लिखना है, इतना काम आपको करना। पद का उल्लेख आपको यहाँ पर नहीं करना है। अब यहाँ पर ये पंक्ति लिखी थी और इसके 50 नीचे से शुरू किया था। अब यहाँ पर ये जो अंतिम पंक्ति आपने लिखी है, ये तीसरी पंक्ति, ये आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे जो नीचे की जो चौथी पंक्ति है, इस पंक्ति में आपको क्या करना है, प्रेषित का नाम लिखना है। प्रेषित यानी प्रेषित, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र किसको लिखा जा रहा है, आयुक्त को। पत्र किसको लिखा जा रहा है, आयुक्त को लिखा जा रहा है। तो उस प्रेषित का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, प्रेषित का नाम। प्रेषित का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और प्रेषित का नाम लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, उस प्रेषित के पद का उल्लेख करना है। और प्रेषित के पद का उल्लेख करने के बाद भी क्या करना है, आपको उसका पता लिखना है। इन 3 पंक्तियों में आपको ये बातें लिखनी है। और ये बातें लिखते ही आपका जो अर्थशास्त्र की जो पत्र का जो प्रारूप लेखन है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब इसके संदर्भ में मैं आपको और जानकारी भी ये बताना चाहता हूँ, इतना आप अच्छे से समझ लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इसका जो प्रारूप लेखन है वो आप अच्छे से इसका बना लेना कि किस प्रकार से आपको प्रेषक का नाम, पद, और सेंटर में मैंने आपको बता दिया राजस्थान सरकार लिखना है, प्रेषक का नाम लिखना है, प्रेषक का पद लिखना है। और इस दिशा में दाएं तरफ आपको लिखना है प्रेषक के कार्यालय का नाम, उसके कार्यालय का पता, दिनांक, और दिनांक के नीचे आपको क्या लिखना है, पत्र क्रमांक। उसके पश्चात मैंने बता दिया कि यहाँ पर आप संबोधन लिखेंगे। संबोधन लिखने के बाद में आपको जो विषय वस्तु है वो लिखनी है। फिर विषय वस्तु लिखने के बाद में आप लिखोगे कि आशा है कि आप इस कार्य को शीघ्रता से संपन्न करवाने का प्रयास करेंगे। एक विनम्र निवेदन आपको वहां पर लिखना है। उसके पश्चात आप लिखोगे सादर या सप्रेम। और उसके पश्चात इस पंक्ति को पूरी को एकदम रिक्त छोड़ देना है। और उसके नीचे दाएं तरफ आपको लिखना है आपका शुभेच्छु। ये अधोलिखित के रूप में आपको लिखना है। प्रेषक के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर नीचे होंगे, ध्यान रखना ऊपर मत कर देना। इसके बजाय ये जो 3 पंक्तियां हैं इनको इधर पूरी तरह से खाली छोड़ दो। यहाँ पे लिख दो आप प्रेषित का नाम, यहाँ पे लिख दो प्रेषित का पद, और यहाँ पे प्रेषित का पता, ये आपको लिख देना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अपना काम पूरा हो गया है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं, ये पत्र प्रमुख रूप से क्या होते हैं कि अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं। ये ध्यान रखना भाई, ये पत्र किसको लिखे जाते हैं, अपने जो समकक्ष जो अधिकारी होते हैं उन समकक्ष अधिकारी को ये पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र अपने अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं। ये पत्र अपने से जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा गंभीर मामला हो गया, कभी कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ी, तब अपने से ऊपर के अधिकारियों को भी लिखा जाता है। लेकिन सामान्यतः जैसे मैंने बताया था कि विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि ये जो पत्र है, जो अर्थशास्त्र की जो पत्र होते हैं, ये या तो अपने समकक्ष जो अधिकारी होते हैं उनको लिखा जाएगा, या फिर ये जो पत्र हैं ये किसको लिखा जाएंगे, अपने से जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उसको लिखे जाएंगे। एक मैंने बता दिया था कि यहाँ पे आपका है शुभेच्छु है, इसके साथ ही आप भवनिष्ठ लिखना चाहे तो भवनिष्ठ अपने से ऊपर के अधिकारियों को लिखते हैं। तो आप इतने मतलब आपको पचड़े में नहीं पढ़ना है, केवल आप इतना लिख देना आपका शुभेच्छु। ये परीक्षा के दृष्टिकोण, जो अपने प्रतियोगी परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से हम इसका अलग से अध्ययन करेंगे, जो अपना दूसरा जो चैनल है उसके ऊपर। इसके पश्चात मैंने आपको बता दिया कि ये जो पत्र होते हैं ये अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं या फिर अपने से अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं। इस बात का आप अध्ययन रखिए। तो ये हो गया अपना अर्थशास्त्र के पत्र। इसका प्रारूप लेखन मैंने आपको बता दिया। अब हम कल एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि विज्ञप्ति है, निविदा है, अधिसूचना है, ज्ञापन है, ये किस प्रकार से लिखे जाएंगे, इनका प्रारूप लेखन क्या है। और इसके पश्चात हम इन सब का एक उदाहरण देकर और उसके बाद आपके सामने इसको प्रस्तुत करेंगे कि इस प्रकार से आपको लिखना है। और लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी शब्दावली का प्रयोग आपको बार बार नहीं करना है। सरल, सहज, सुबोध जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना है। कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। पांडित्य का प्रदर्शन आपको नहीं करना है। जितना स्पष्ट लेखन आपको हो उतना करना है। और जो शब्द आप लिख रहे हैं, जो वाक्य आप लिख रहे हैं, उसमें संगतता होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और उसका एक निश्चित आपका उद्देश्य भी है वो इसमें झलकना चाहिए। तो ये अपना अर्थशास्त्र के पत्र है वो आज कंप्लीट हो गया। उसका प्रारूप लेखन मैंने आपको बता दिया। और ये मैं आपसे ये फिर से आग्रह करूँगा, अपना ये जो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, यदि आपके मन को छू गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और राजस्थान के कोने कोने तक उस बच्चे तक ये पहुंचा दें
जिसकी इसको सख्त आवश्यकता है। और मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके पास जोड़ें। और ये जो निःशुल्क हिंदी की जो कक्षाएं हैं, जिसमें मैंने बताया कि ट्रिक के माध्यम से भी ये कक्षाएं आपके सामने पेश की जा रही हैं, तो इन सब का लाभ आपको आसानी से मिल जाए। और इसी के साथ ही आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर विश्राम देते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।